बेटा हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे, उसको ही कंटिन्यू करते हैं, फिर उसकी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स और लेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन जो है बॉडी की वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। एंड इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वी नो दैट नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस। अब उस चीज को समझो बेटा, क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे देयर इज ए क्वेश्चन, ए पार्टिकल experiences constant acceleration हो गया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का सिचुएशन। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड के लिए एक पार्टिकल की एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, initial velocity 0, starting from rest, if it travels displacement s1 in first 2 seconds, पहले 2 सेकंड में s1 ट्रेवल किया, s2 in next 2 seconds, and s3 in last 2 seconds। पहले 2 सेकंड में एक पार्टिकल ने s1 ट्रेवल किया है, फर्स्ट 2 seconds it travels s1, नेक्स्ट 2 seconds में s2 एंड लास्ट के 2 सेकंड में s3। टोटल पार्टिकल 6 सेकंड्स के लिए एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले 2 सेकंड में s1 ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में s2 ट्रेवल किया और लास्ट के 2 सेकंड में s3 ट्रेवल किया। फाइंड s1 रेशो s2 रेशो s3। एक ट्राई करो आप। कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 6 सेकेंड्स। मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले 2 सेकंड में यहां से मूव करना स्टार्ट किया, पहले 2 सेकंड में s1 ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में s2 और लास्ट के 2 सेकंड में s3। बेटा देखो, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं शॉर्टकट डायरेक्ट बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है। जब एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी होगी कुछ 0 से 2 तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़ गई वेलोसिटी 2 सेकंड में कुछ वैल्यू हो गई होगी। तो बेटा अगले 2 सेकंड में तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और ज्यादा हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। अगर आप ग्राफ देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, तो पहले 2 सेकंड में मान लो वेलोसिटी इतनी हुई, अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी और ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब अगले 2 सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और लास्ट के 2 सेकंड में और ज्यादा ट्रेवल करेगा। ठीक है, डोंट थिंक कि 2 सेकंड में s1 ट्रेवल किया, 2 सेकंड में s2 ट्रेवल किया, 2 सेकंड में s3 ट्रेवल किया, तो ये दोनों बराबर है। ये तीनों बराबर तब होते अगर यूनिफॉर्म मोशन होता, तो मतलब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो s1 s2 s3 बराबर होते। यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो s1 कम है, x2 ज्यादा है और s3 और ज्यादा है। सोचो बेटा पहले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है। हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। पहले 2 सेकंड में s1 ट्रेवल किया, वी राइट s1 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू 2 स्क्वायर।
तो S1 कितना हो गया 2a। पहले 2 सेकंड में S1, अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में देखो हम ये नहीं बोल सकते, देखो यहां से मान लो यहां तक पहुंच गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट है S1। अब मैं बोलूं अगले 2 सेकंड में, बेटा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ थोड़ी ना 0 हो गई, यहाँ तो कुछ हो गई वेलोसिटी। तो या तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करूं पहले, जो कि अगले 2 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। तो लिखूं S2 इज इक्वल टू ये v इंटू 2 प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। और क्या करूं बेटा, ये पहले 2 सेकंड में S1, अगले 2 सेकंड में S2। तो मुझे बताओ पहले 4 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लिया 6a। S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 ट्रेवल किया फर्स्ट 4 सेकंड में। तो यही इक्वेशन है 0 इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू 4 का स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 कितना हो गया, S1 प्लस S2 हो गया 8a। ये चीज, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि S1 प्लस S2 क्यों है। पहले 2 सेकंड में S1, पहले 4 सेकंड में S1 प्लस S2। और इसी तरह से देखो पहले S1 कितना था 2a, यहां डाल दूं अगर तो बोलूंगा 2a प्लस S2 इज इक्वल टू 8a। तो S2 आ जाएगा 6a। S1 आ गया 2a, S2 आ गया 6a। अब आगे देखो, पहले 6 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 0 इंटू 6 प्लस 1/2 a इंटू 6 स्क्वायर। So S1 plus S2 plus S3 will be equal to 36/2 हो गया 18a। S1 का वैल्यू 2a है, यहां डाल दिया। S2 का वैल्यू 6a है, ये हो गया 8a। तो इससे आपका जो S3 है दैट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 8 इक्वल टू 10a। इसको देखो बेटा, S1 कितना आया है, S1 आया 2a, S2 कितना आया 6a, और S3 कितना आया 10a। तो ये रेशो क्या हुई, ए कट जाएगा, रेशो हो जाएगी 1:3:5। शॉर्टकट देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if a body moves with constant acceleration, then the displacements in successive equal intervals of time, वन, पहले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, या फर्स्ट 2 सेकेंड्स, नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, या फर्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट 3, लास्ट 3 सेकेंड, ऐसे starting from rest. If a body moves with constant acceleration, then the displacements in successive equal intervals of time are in the ratio 1, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की रेशो 1:3:5:9:16। ये एक्चुअली क्या है 16 नहीं, 1:3:5:7, सॉरी ऑड नंबर का। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद। द डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द रेशियो, अगर इसी क्वेश्चन में आप खुद ट्राई करें बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ 8 सेकेंड होता और लिखा होता बाकी कि ये S3 इन नेक्स्ट 3 2 एंड S4, S3 तक हो गया, S4 कितना आना था खुद सोचो। उस केस में हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 टोटल कितना बनता, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये मैंने 7 कैसे लिख दिया। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 कितना लिखूंगा 1/2 a इंटू 8 का स्क्वायर।
32a आ जाता। अब S1 कितना है 2a, 5a, 10a, 6a, सॉरी 2a, 6a, 10a, 18 आ गया। तो S4 आपके पास बनेगा 32a माइनस 18a। 32 माइनस 18 कितना हो गया 14a। तो मैं यहां लिखता 14a। जब यहाँ 14 लिखते तो ये a और 2 कैंसिल करके ये 7 ही बनता। ऑड नंबर याद रखो सीधा। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उनका रेशो क्या होता है, उनका रेशो होता है 13579। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता दूंगा एक और। इसी क्वेश्चन में फाइंड द रेशो as first, as second, as third, as fourth। क्या रेशो है फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनकी रेशो क्या होगी। बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही है। एस nth क्या होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। कल आपको बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन Sn एंड Snth। Snth इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, so Snth is equal to a by 2 into 2n minus 1। कब लिखेंगे ऐसा, जब u की वैल्यू 0 होगी। Snth equal to a by 2 into 2n minus 1। अब देखो what will be s first, a by 2 into 2 into 1 minus 1, that is equal to a by 2। what will be s second, दूसरे सेकंड में क्या ट्रेवल किया 2 into 2 4 minus 1, तीसरे सेकंड में क्या ट्रेवल किया 3 to the 6 minus 1। ठीक है, कितना 5, 5a by 2। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैसे ही बना ना, स्टेटमेंट बस अलग है। a by 2, 3a by 2, 5a by 2। so the ratio will be 1, 3, 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन यूज करते हैं, बट थोड़ा सा आपको दोनों में डिफरेंस देखना है क्या है। वहां पर हमें फाइंड करना पड़ा S1, फिर फाइंड करना पड़ा S1 प्लस S2, फिर S1 प्लस S2 प्लस S3। यहाँ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा प्रोवाइडेड सक्सेसिव इंटरवल्स हैं। रेंडमली करेंगे तो रेशो नहीं बन पाएगी। तो ये पहले 2 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, तभी तो बोले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखो एक बॉडी ने फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ट्रेवल किया S1, सेम टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में ट्रेवल किया S2, फर्स्ट 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया S3। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट 2 सेकेंड में S1, नेक्स्ट 2 सेकेंड में S2, नेक्स्ट 2 सेकेंड में S3। यहाँ क्या है, पहले 2 में S1, पहले 4 में S2, पहले 6 में S3। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब बताओ
नाउ यू विल सी द डिफरेंस कि S1 S2 S3 रेशो क्या होगी, बताइए बेटा। अगर पहले 2 सेकंड में S1 ट्रेवल किया और पहले 4 सेकंड में S2 ट्रेवल किया, तो इसका मतलब पहले 2 सेकंड में S1 और अगले 2 सेकंड में कितना, S1 माइनस S2, सॉरी S2 माइनस S1। पहले 6 सेकंड में दिया है S3, तो ये लास्ट के 2 सेकंड में S3 माइनस S2 है, राइट। देखो कैसे करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हम बोलेंगे S1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस 1/2 A इंटू 2 स्क्वायर। बेटा S1 कितना बना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, S1 बन गया 2A। सेकेंड पार्ट क्या है, S2 क्या फाइंड करेंगे, S2 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 प्लस 1/2 A इंटू 4 स्क्वायर, विच मीन्स S2 इज इक्वल टू 16 है ना, ये 16/2 कितना हो गया 8A। पहले 6 सेकंड में S3 ट्रेवल किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट S3 ट्रेवल किया है, तो S3 कितना हो गया, U0 है इसलिए मैंने छोड़ दिया, 1/2 A इंटू 6 स्क्वायर। सो S3 इज इक्वल टू 36/2 कितना हो गया 18A। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता चल गया। सो S1 S2 और S3 की रेशियो जो होगी दैट वुड बी 2A 8A 18A। कैन वी से 1:9 is to, सॉरी 1:4:9। और इसी तरह से अगर S4 भी होता, अगर ऐसे होता फर्स्ट 8 सेकेंड में S4 ट्रेवल किया, ये आता। कैसे याद रखोगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस देख लेना, आपको क्विकली क्वेश्चन को रीड करके कंक्लूजन पे जंप करना है कि कौन सा वाला है ये, फर्स्ट वन या फर्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू, या फर्स्ट टू फर्स्ट 4 फर्स्ट 6। तो फर्स्ट टू फर्स्ट 4 फर्स्ट 6 अगर होगा तो रेशियो है 1:4:9, और अगर फर्स्ट टू नेक्स्ट टू या फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 तब रेशियो है 1:3:5। ठीक है, ये है दोनों में डिफरेंस। इसके अलावा बेटा और क्वेश्चन देता हूं, अभी हम इस पे बेस ही क्वेश्चंस करेंगे। कभी ग्राफ से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और कभी हम इक्वेशन से भी करेंगे। देखो क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा आपके साथ PDF। A body moves with constant acceleration alpha for a time, ना टाइम नहीं दिया है, क्या क्वेश्चन है। A car accelerates, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन आपके लिए। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time। कुछ देर के लिए एक कार जो है एक्सेलेरेट करती है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 से कुछ हो गई, मान लो V हो गई, एट ए रेट अल्फा, मान लेते हैं टाइम लगा T1। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates। डिसलरेट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कम हो रही है, एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, मतलब फिर से उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अगर टोटल जो टाइम लगा है यहां से यहां T1 और फिर T2, देन बताओ कि ये V कितना है। क्या क्वेश्चन है बेटा, इट इज इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको समझ पाओ, क्वेश्चन को समझना सिर्फ। एक कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से कुछ वैल्यू हो गई,
और किस रेट में बढ़ रही है, एट रेट अल्फा। फिर दोबारा से देखो, पहले एक्सीलरेट किया होगा एक कार को, पहले एक्सीलरेट करने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, 0 से हो गई v, और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। फिर वेलोसिटी को कम किया, 0 कर दिया एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। ठीक है, ये हो गई पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये हो गई नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम t लगा है, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। देखो बेटा, एक कार की वेलोसिटी, ये मैंने खाली समझाने के लिए बताया, एक कार की सर वेलोसिटी 0 से v हो गई सर एट ए रेट अल्फा अल्फा, सर v से अल्फा 0 बीटा हो गई। डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। कैसे करना, देखो हम यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात की नहीं है, इसलिए हम तीसरी इक्वेशन नहीं लगाएंगे, पहली इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहले पार्ट में क्या करोगे बेटा, वेलोसिटी v हो गई 0 से एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मान लेते हैं टाइम लगा t1, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू t1 इक्वल्स टू v, विच मीन्स दैट t1 is equal to v by alpha। फिर सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। सेकेंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0। वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना, बीच में भी रोक सकते हो आप। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी है बेटा 0, आई विल राइट 0, इनिशियल वेलोसिटी है v, और मुझे पता है ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, आई राइट माइनस बीटा। ऐसा होने में अगर टाइम t2 लगा है, आई राइट t2 है, ये बीटा t2 कितना हो जाएगा, बीटा t2 हो जाएगा v के बराबर। तो बेटा इससे हमारा t2 कितना बना, t2 बना v बाय बीटा। t1 कितना है, v बाय अल्फा, और t2 कितना है, v बाय बीटा। फिर इसने दिया है कि अगर टोटल टाइम t लग रहा है, टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो t हो जाएगा आपके पास t1 प्लस t2, विच मीन्स दैट t इज इक्वल टू t1 कितना है, v बाय अल्फा, प्लस t2 कितना है, v बाय बीटा। बस आपको v फाइंड करना है ना, तो यहां से बेटा v कॉमन ले लो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, p इक्वल टू v इंटू बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सो इससे आपका जो v आएगा दैट वुड बी अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। जो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, इस मोशन की बेस्ट एग्जांपल है, and we always feel this with this example, we always experience this effect in our daily lives. This is the example of motion under gravity। इसको ध्यान से समझो, अगर अभी कोई डाउट था तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इट इज द मोशन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस मोशन में जो बेटा एक्सेलरेशन होती है दैट इज इधर प्लस जी और माइनस जी। जी कितना है, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा इस जी को, इस जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ।
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अर्थ के सरफेस के बड़ी दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगती है। वो तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम, बट यहाँ हम इसको सेम मानेंगे। ठीक है, इसको कांस्टेंट ही एज्यूम करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखो दो दो चीजें हैं यहाँ, दो केसेस हैं। केस वन, अगर कोई बॉडी हम ग्राउंड से, ये ग्राउंड है सपोज करो, एक बॉडी को हम यहां से एक बॉल मैंने फेंका, आई थ्रो ए बॉल अपवर्ड फ्रॉम हियर, यहां से एक बॉल फेंका। देखो बॉल को नीचे से ऊपर फेंकना होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बिना वेलोसिटी दिए बॉल ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो हम इसको वेलोसिटी देते हैं इसे बोलते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा, मैं केस वन में क्या ले रहा हूं, अपवर्ड मोशन, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी एंड एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके द बॉल विल मोमेंटली स्टॉप, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो तो नीचे की तरफ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, तो वी आर थ्रोइंग इट अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो क्या हो रहा है, फोर्स नीचे लग रही है, जा रहा ये ऊपर है, फोर्स लग रही है नीचे, तो धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। दैट मींस जैसे जैसे ये बॉल नीचे से ऊपर जाता गया इसकी वेलोसिटी कम होती गई। इसलिए बेटा जब अपवर्ड मोशन होता है हम एक्सेलरेशन को -g लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। If velocity is decreasing, then the acceleration is negative. And similarly, अगर डाउनवर्ड मोशन, केस 2, डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं, और जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं ना बेटा, ये डाउनवर्ड मोशन जो है इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली। जब हम ये बोलते हैं ना ड्रॉप्ड फ्रीली, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा ड्रॉप्ड फ्रीली, इसका मतलब उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, हम इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहां रखें, इट कम्स डाउन। हमने यहां रखा है, खाली फेंका नहीं है। देखो दो स्टेटमेंट्स हैं, ए बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, इट इज ड्रॉप्ड, गोज डाउनवर्ड, अपने अपने आप ही गई, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो जब भी एक बॉडी का फ्री फॉल होगा, ड्रॉपिंग होगा, तो उसमें हम कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तब बेटा इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -g। ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज +g। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसकी बात करते हैं। हमारी इक्वेशंस में देखो क्या मॉडिफिकेशन होगी। अभी मैं 3 इक्वेशंस के ऊपर ही करूंगा फोकस। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at। यहां देखो क्या बनेगा, 0 = u
माइनस जी टी। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां लिखेंगे h, इसी s को क्या बोलेंगे, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और बेटा तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर की जगह क्या, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या किया, a की जगह माइनस जी लिखा और s की जगह बेटा h लिखा है। वर्टिकल है ना, इसलिए हाइट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता तो s से रिप्रेजेंट करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन। whenever a body is thrown upward, some initial velocity is given। ये गिवन पैरामीटर होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे जिसको। अगर हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और वेलोसिटी नहीं दें, जस्ट कीप इट हियर, मैं नहीं दूंगा वेलोसिटी, तो ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। तो नीचे से ऊपर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे बॉडी उतने ही ऊपर जाएगी। अगर कम वेलोसिटी दोगे, ये यहीं से वापस, ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे, हाइट, ये मैक्सिमम हाइट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इफ वी गिव लेस वेलोसिटी तो ये कम हाइट पे ही जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, या कितने टाइम के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, एक ही बात है ना। जब भी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 बन जाएगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, एक्सेलरेशन तो g है। ठीक है, कभी ऐसा पूछ सकते हैं कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा केस या कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है, तो वो आप बोल सकते हो कि इन द free fall or in the upward motion of a body under gravity, at the highest point velocity is 0, acceleration is not, right? तो कितना टाइम लगेगा बेटा बॉडी को यहां से यहां पहुंचने में, तो वो इससे कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा, देखो ये gt will be equal to u, तो t हो जाएगा u by g, t हो जाएगा u by g। और यहां से अगर आप देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है, तो h कितना हुआ, u स्क्वायर बाय 2g। ऐसे ही जो डाउनवर्ड मोशन होता है बेटा, डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशंस लिखिए आप, फिर बात करता हूं। मैं लिख रहा हूं इक्वेशंस, देखो जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ये वर्ड ड्रॉपिंग यूज होगा तो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन v इक्वल टू 0 प्लस जी टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट h ही है, h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू 0 t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एंड तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इन इक्वेशंस पे बेस क्वेश्चंस मैं शेयर भी कर दूंगा, आइडिया देता हूं आपको। देखो ऐसा क्वेश्चन होता है, ए बॉडी फॉल्स freely from a height h above the ground। ठीक है, a body falls freely from a height h above the ground। जैसे मान लो ये ग्राउंड से लेके यहां तक एक बॉडी है,
फ्री फॉल मतलब यहाँ जस्ट इसको हम रख देते हैं एंड इट फॉल्स डाउन। कितने टाइम में, इन व्हाट टाइम it reaches ground, in what time it reaches ground, कितनी देर में ये ग्राउंड में पहुंचेगा, A and B, with what velocity it hits the ground, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, with what velocity it hits the ground। A body falls freely from a height h above the ground, with what velocity it hits the ground and in what time it reaches the ground। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। ये आपको पता चल गया कि बेटा जब भी एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है फ्रॉम सर्टेन हाइट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और ये भी आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हुए, विजिबल है ना बेटा, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो एक्सेलरेशन विल बी प्लस जी। अब हमने पता करना है कि कितनी देर में ये बॉडी नीचे पहुंची, इस बॉडी को ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कौन सी इक्वेशन यूज करूं टाइम फाइंड करने के लिए, कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, कौन सी इक्वेशन से करूं? देखो इक्वल्स टू यूटी। नो, यू तो पता ही नहीं है, यू तो 0 है। जीटी सर h इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। टी पता करना है बेटा। देखो अगर आप v इक्वल टू यूटी लिखो तो v तो पता ही नहीं है ना, वो तो सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखो दूसरी इक्वेशन, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो लिखेंगे h इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, विच मीन्स दैट h इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना हो गया? 2h/a, और a की जगह क्या लिखना है? g लिखना है। a की जगह g लिखना है, तो t कितना हो गया? रूट ऑफ 2h/g। आपने जो भी फाइंड करना है वो इन टर्म्स ऑफ h ही पता करना है ना। दूसरा, विद व्हाट वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये किससे करेंगे? कौन सी इक्वेशन लगाऊं? देखो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इक्वेशन 3 से ही होगा, ये प्रैक्टिस कर लेना। v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर हो गया 2gh, इट मींस v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। ठीक है, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चंस और शेयर करता हूं। बस आपको ये सीखना है तो समझ लेना आधा काम हो ही गया कि इक्वेशन कौन से क्वेश्चन में कौन सी यूज करूं ताकि कम टाइम में हम कर पाए। ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे कल वाली क्लास में। अभी इतना कर लीजिए आप। थैंक यू। Thank you, sir.